जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर प्रोसेस को एक नई हवा मिल चुकी है और ऐसे में जो एक हाई लेवल डिफेंस मिनिस्ट्री कमेटी है, उन्होंने भारतीय वायुसेना की जरूरत को समझ लिया। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को MRFA टेंडर में शामिल करने को लेकर कहा है, जिसे भी मान लिया गया है, जिसके तहत 110 फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं। और ये पहली बार है जब आप MRFA टेंडर में 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है कि MRFA में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है तकनीकी हस्तांतरण को लेकर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, और भारत में फाइनल असेंबली लाइन को लेकर। अब 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमने बोलने को तो बोल दिया कि इसको शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा कौन है जो कि भारत के साथ 5th जनरेशन के फाइटर जेट की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत में एक फाइनल असेंबली लाइन बनाएगा इन फाइटर जेट्स की। तो ऐसे में रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने न केवल भारत को अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट का ऑफर किया है, साथ ही वो भारत को इसकी तकनीक भी हस्तांतरण करने के लिए तैयार है। और बीच में खबर तो ये भी आई थी कि वो इन फाइटर जेट्स को HAL के नासिक प्लांट में तैयार कर सकता है, जहां पर वर्तमान में सुखोई 30 के इक्विपमेंट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है Su-57 को तैयार करने को लेकर, और बाद में इसी फैसिलिटी को आगे AM का प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ लॉकहीड मार्टिन, जिसने कि भारत को F-35A की पेशकश कर रखी है और वो चाहता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो जाए, जैसे कि राफेल के मामले में हुई थी। लेकिन भारत में तो वो लोकल असेंबली तो स्थापित करेगा नहीं, और टेक्नोलॉजी की तो बात आप छोड़ ही दो। तो ऐसे में यहाँ पर रशिया का Su-57 एक टॉप कंटेंडर बन सकता है इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर में 5th जनरेशन के फाइटर जेट के रूप में। भले ही अभी इसको लेकर काफ़ी सारी बातें आना बाकी है, लेकिन उम्मीद और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि MRFA टेंडर के मुताबिक जो ये दो क्रिटिकल चीज़ें हैं, जिसमें कि तकनीकी हस्तांतरण और फाइनल असेंबली लाइन को भारत में बनाना, इसे लेकर बहुत बातें अभी सामने आएंगी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस को इस चीज़ से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत के लिए तो Su-57 इस वक्त अमेरिका के F-35A से ऊपर ही है। रीज़न तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रहती है, और ना ही वो भारत को इसकी तकनीक हस्तांतरण करेगा, और ऊपर से बहुत महंगा फाइटर जेट भी है। वहीं डैसॉल्ट एविएशन को टेंशन इसी बात की हो गई है कि कहीं अगर भारत ने Su-57 को अपने MRFA टेंडर में चुन लिया तो शायद उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बैकलॉग पड़ा हुआ है। मैंने कल के डिफेंस अपडेट में भी आपको बताया था, जिसमें कि उसे कतर, UAE और इजिप्ट से ऑर्डर मिले हुए हैं, लेकिन वो उनको अभी डिलीवर नहीं कर पा रहा फाइटर जेट। और ये देश भी आप डैसो एविएशन को सुनाने पे लगे हैं कि कब इन फाइटर जेट्स की आप डिलीवरी करोगे। वहीं इंडियन नेवी के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डील भी पूरी होने वाली है। तो अब डैसॉल्ट के जो CEO हैं, उन्होंने कहा कि हम इस फाइटर जेट की, यानी कि राफेल की, भारत में फाइनल असेंबली लाइन को तैयार करेंगे, जिससे कि प्रोडक्शन में तेजी आएगी और जो जरूरतें इस वक्त बनी हुई है और जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ्रांस को ये लग रहा है कि कहीं उसके हाथ से MRFA का ऑर्डर ना निकल जाए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट, उसके आगे राफेल फाइटर जेट, उसकी क्षमताएं सीमित है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फ्रांस के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आ गया है। और कल तो मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि फ्रांस ने भारत को राफेल F-5 की भी पेशकश की है, जिसमें कि एक UCAV होगा, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, और ये जो फाइटर जेट है वो 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि फ्रांस अपने हाथ से मार्केट नहीं खोने देना चाहता, जद्दोजहद पे तो लगा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे Su-57 को भारतीय वायुसेना ने एक्सेप्ट कर लिया तो पूरा गेम पलट जाएगा और फ्रांस को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगेगा। भारतीय सेना के पास इस वक्त मौजूदा ATGM की जो इन्वेंट्री है वो अब पुरानी हो गई है। इसे लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें भी आई हुई है, और कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना के पास इस वक्त 50% लॉन्चर और करीबन 85% जो मिसाइल्स हैं उनकी कमी है। और मीडिया रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो पूरी की पूरी 2nd जनरेशन की है, जो कि अब एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हो गई है। ऐसे में जो हमारे दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना, उनके पास भारत से एडवांस ATGMs हैं 3rd जनरेशन की। इस समस्या को दोस्तों हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित किया जाए, उन्हें बोला जाए कि भाई ये ज़रूरत है और इस हिसाब से हमें ATGMs की ज़रूरत है। वो डेफिनेटली इस काम को कर पाएंगे। इसीलिए सॉल्यूशन तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं, उसके लिए बाकायदा DRDO टेक्नोलॉजी दे सकता है इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को। उनको बोल सकता है कि भाई ये तो हमने यहाँ तक बना लिया है, इसे कैसे आप नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकते हो। तो ये काम प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आसानी से कर सकती हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों द प्रिंट में छपी है, जो बताती है कि सेना के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और लॉन्चरों का भंडार पुराना हो गया है और ये जल्द ही खत्म होने वाला है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से
लॉन्चर्स और मिसाइलों के मौजूदा स्टॉक के बारे में जानकारी देने से मना किया गया है और इस संबंध में कोई भी जानकारी देना हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया है कि भारत की इन्फेंट्री को करीबन 3000 से 5000 ATGM लॉन्चर्स और करीबन 2 लाख से अधिक मिसाइल रखने की अनुमति है और मौजूदा जो स्टॉक हमारे पास है वो 100% सेकेंड जनरेशन का है। हालांकि DRDO ने जिस मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइलों यानी कि ATGM और नाग मिसाइलों पर जो काम किया है उसकी टेस्ट चल रहे हैं। भारत ने 2014 में दोस्तों अमेरिकी जैवलिन की बजाय इजरायली स्पाइक ATGM को भी चुना था, लेकिन ये जो सौदा था वो नहीं हो पाया। हालांकि अमेरिका और भारत जैवलिन मिसाइलों का ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर बातचीत कर रहे हैं और भारतीय सेना अपने इस सेकेंड जनरेशन के मिसाइलों को एडवांस भी करना चाहती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए ATAGS तोपों के लिए मेक इन इंडिया डील इस महीने फाइनल होने वाली है। स्वदेशी रूप से विकसित ये अत्याधुनिक 155 mm की हविजर तोप, इसकी कुल लागत करीबन $970 मिलियन की हो सकती है। वहीं बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी स्काईवर एरोस्पेस ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर अपने 11 किलोग्राम के मल्टी फंक्शनल ड्रोन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और ये टेस्ट बॉर्डर एरिया में किया गया था। भारतीय नौसेना 2033 से अपनी शिशुमार क्लास की सबमरीन्स को रिटायर करना शुरू कर देगी। भारत ने एक नोटम वार्निंग जारी किया है 415 किलोमीटर का बंगाल की खाड़ी पे और इस दौरान कहा जा रहा है कि अस्त्र मार्क 3 वेरी लॉन्ग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। जोरावर लाइट टैंक के बारे में एक और अपडेट सामने आई है कि अब इस लाइट टैंक के जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स थे वो फाइनल स्टेज में आ गए हैं और इसके बाद जल्द ही भारतीय सेना को इन्हें दिया जाएगा ट्रायल्स के लिए। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान के टोकमुक में और यह एक्सरसाइज दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत अर्बन वॉरफेयर और आतंकवाद विरोधी सिनेरियोज में संयुक्त अभियान पर ध्यान को केंद्रित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान कारगिल हवाई क्षेत्र में उतरा है, जो कि 9,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। रक्षा मंत्रालय ने अब भारतीय सेना की टैंक फ्लीट को मजबूत करते हुए रशिया के रोजबोनोर एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का सौदा किया। इसके तहत T-72 टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदे जाएंगे और मौजूदा 780 हॉर्स पावर के इंजन को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कि युद्ध के मैदान में भारतीय सेना के टैंकों को गतिशीलता मिलेगी और उनकी आक्रामक क्षमता में वृद्धि होगी। बता दें कि इस डील में दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जिससे कि रोजबोनोर एक्सपोर्ट AVNL HVF अवार्डी को देगा, जिससे कि स्थानीयकरण यानी कि लोकलाइजेशन और लाइसेंस्ड प्रोडक्शन इनका हो पाएगा। ये मेक इन इंडिया पहल के लिए भी एक बड़ी बात है। दोस्तों, एक और भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश हो गया हरियाणा में, जो कि जागवार फाइटर जेट था। हालांकि पायलट सुरक्षित रूप से बच गया है। अधिकारियों ने कहा कि एक प्रशिक्षण उड़ान थी और इस फाइटर जेट ने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी। वो अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए। वैसे भी हमारे पास फाइटर जेट्स कम संख्या में और इस तरीके से लगातार फाइटर जेट्स क्रैश हो रहे हैं, तो आप समझ लो दोस्तों। भारत की दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वेम टेक्नोलॉजीज ने अपनी 2 तरीके की स्वदेशी मिसाइलें तैयार की हैं, जिसमें कि अजीता SR यानी कि शॉर्ट रेंज और अजीता LR SAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जो अजीता सीरीज है वो इंडियन आर्म फोर्सेस की कम ऊंचाई वाले ड्रोन से लेकर हाई स्पीड वाले विमानों तक को खत्म कर सकती है। अजीता SR और अजीता LR ये दोनों ही भारत में विकसित की गई हैं और अजीता SR को क्विक रिएक्शन SAM सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 25 किलोमीटर है। इसके अलावा अजीता LR इसकी मैक्सिमम रेंज है 75 किलोमीटर की और इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और जो प्रिसिशन गाइडेड मुनिशंस है उन्हें खत्म कर सकती है। अजीता लॉन्ग रेंज को हिट टू किल मैकेनिज्म के साथ जोड़ा गया है। वहीं दोस्तों DRDO अब नेत्र अवाक्स को एक और पावर देने वाला है, जिसमें कि अब कटिंग एज गैलियम बेस्ड आईसा रडार लगाया जाएगा और इसे LRD के द्वारा विकसित किया गया है। गैलियम टेक्नोलॉजी की बदौलत दोस्तों इस एयरक्राफ्ट की रेंज और डिटेक्शन क्षमताओं में फायदा होगा। भारतीय वायुसेना वर्तमान में 3 नेत्र मार्क 1 को ऑपरेट करती है और 6 अतिरिक्त मार्क 1A यूनिटों को खरीदने की योजना भी चल रही है, जिनकी अनुमानित लागत 9,000 करोड़ रुपए है। गैलियम बेस्ड टेक्नोलॉजी का हमारे अवाक्स को काफी फायदा मिलेगा। ये एक गेम चेंजर सॉल्यूशन है हमारी एयरफोर्स के लिए। इस रडार के जरिए एक जबरदस्त आउटपुट पावर मिलती है एयरक्राफ्ट को, जिससे कि रडार लंबी दूरी पर हाई रेजोल्यूशन के साथ अपने लक्ष्यों का पता लगा सकता है। इसके अलावा गैलियम की सबसे बड़ी बात ये होती है कि यह बिजली की खपत भी कम करता है, जिससे कि विमान के सिस्टम पर अधिक बोझ नहीं बनता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार हो रहे स्विफ्ट यूकैफ को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल भारतीय वायुसेना की तरफ से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन अब इसके डिजाइन में कुछ सुधार किए जाएंगे। स्विफ्ट 1 टन के टेक ऑफ वजन के साथ एक मिनी बॉम्बर और खुफिया निगरानी और टोही मिशन करने के लिए जाना जाता है।
इसका फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक टेललेस डिजाइन होगा जो कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करेगा और इसके स्टेल्थ प्रोफाइल को बढ़ाएगा। स्विफ्ट को अभी रशियन एनपीओ सैटर्न 36 MT पर निर्भर रहना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही इसमें स्वदेशी स्मॉल टर्बोफैन इंजन STFE लगाया जाएगा, जिसे GTRE तैयार कर रही है और इसे माणिक इंजन के रूप में जाना जाता है। स्विफ्ट की दोस्तों 250 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट रेंज है और 6 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग और इसकी 0.6 मैक की क्रूजिंग स्पीड होगी। इसके इंटरनल वेपन बे पर 2 हार्ड पॉइंट्स हैं जो कि 100 किलोग्राम के पेलोड ले जाने में सक्षम है। यहाँ पर दोस्तों जो स्विफ्ट है उसी का इस्तेमाल करके आगे जो बड़ा घातक यूकैफ है, यानी कि जो 15 टन का होगा, उसे तैयार किया जाएगा और भारतीय वायुसेना करीबन 100 यूनिटें इनकी खरीदेगी और इंडियन नेवी के लिए भी इसे तैयार किया जाएगा। चाइना ने दोस्तों अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है जो कि वाकई में काफी खतरनाक हो सकती है। इससे पहले आपने उरी मूवी में देखा होगा कि किस तरीके से पक्षी वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है दुश्मनों के ठिकानों को ढूंढने के लिए। सेम चाइना ने अब उसी तरीके की टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है, जिसमें कि उसने जो मिलिट्री ड्रोन बनाया है वो एक चिड़िया के आकार की तरह है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।